और हम शुरुआत करेंगे तमाम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स के नतीजों के साथ, जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड में नरेंद्र मोदी का एक स्वीप नजर आ रहा है। कांग्रेस 4-0 से हारती नजर आ रही है सेमीफाइनल में। रात को नींद आई दिग्विजय जी आपको? ढोल नगाड़ों से स्वागत सुना दिया। ये नगाड़े किसके बजा रहे हैं आप? मैं 40 साल से राजनीति में हूं और उतार चढ़ाव मैंने राजनीति में बहुत देखे हैं, इसलिए मुझे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं जहां चाहूं जब चाहूं सो लेता हूं। पर आपको चिंता है कि सेमीफाइनल के जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त, वो आपकी पार्टी के लिए काफी बुरी खबरें साथ लेके आ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ये राज्य के चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में कोई कनेक्ट नहीं है। कई बार, अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस मध्य प्रदेश में ठीक नहीं कर पाई, लेकिन 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हम चुनाव जीत गए। इश्यूज दूसरे होते हैं और माहौल बदलते हुए राजनीति में ज्यादा समय लगता नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो स्मृति, माहौल बदलते वक्त नहीं लगता, असेंबली इलेक्शन के नतीजे जो भी हों, इसका यह मतलब नहीं कि दिल्ली की गद्दी पे मोदी जी का बैठना तय है। मुझे लगता है प्रातः आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि राजनीति में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं, उन एग्जिट पोल्स में कहीं ना कहीं सच छिपा हुआ है कि कमल का फूल ही इन 4 राज्यों में धरती पर खिल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात से भी और शायद सब स्तब्ध होंगे कि मैं दिग्विजय सिंह की हाँ में हाँ मिला रही हूँ कि राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। चेंज इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। और मैं ये भी मानती हूँ कि इन विधानसभा के चुनाव की जीत के बाद एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा लक्ष्य मात्र एक ही है, लोकसभा 2014। और आज मैं यहाँ पर प्रतिबद्ध हूँ ये कहने के लिए, और ये मेरी अपनी धारणा भी है कि 2014 में केंद्र में ही कमल का फूल ही खिलने वाला है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वही रिजल्ट्स सही निकलते हैं तो एक बहुत मोमेंटम बन जाएगा? मोदी की जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गाड़ी है उस पे इतनी रफ्तार से वो चलने लगेगी कि राहुल गांधी का, दिग्विजय सिंह का सड़क पे खड़े होकर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो राहुल ये है कि मैंने कभी भी ओपिनियन पोल और सर्वेस को तरजीह नहीं दी, और मैं कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पक्ष में आता तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं और विपक्ष में जाता तो बहुत परेशान हो जाता हूं। ये 100 करोड़ के ज्यादा आबादी देश में हजारों और 1-2 लाख लोगों से आपने पूछ लिया, तो ये कोई ओपिनियन पोल को मैं तरजीह नहीं देता। दूसरा, हिंदुस्तान की जनता इतनी अब होशियार हो चुकी है कि वोटर कभी बताता नहीं है कि मैं किसको वोट देने आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब कर्नाटक के एग्जिट पोल नतीजे आए, ओपिनियन पोल के नतीजे आए, उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तब तो बड़े से बड़े लेके नेता सब खड़े हुए थे तालियां लूटने के लिए, मैं नहीं था उनमें। आप हो ना हो, लेकिन पार्टी में भी तो कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब पोल जीत दिखा रहे हैं तो वहां पे आप खड़े हैं एकदम गार्लैंड लेने के लिए तैयार। जब जीत नहीं दिख रही है तो फिर कहते हैं कि बहिष्कार है, बकवास है, पोल में ही कोई साइंस नहीं है, गड़बड़ है पूरा। राहुल, ये सब आप चुनाव के पहले ही हम लोगों को जिता देते हैं, हरा देते हैं, माला पहना देते हैं, पत्थर मार लेते हैं, इसलिए कुछ लोग प्रभावित जरूर होते होंगे, कम से कम मैं प्रभावित नहीं होता। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि ना आप वरिष्ठ हैं, इसलिए मर्यादा में रहकर बोल रही हूँ, कि ना आप ओपिनियन पोल्स को तवज्जो देते हैं, ना आप विधानसभा के चुनाव को तवज्जो देते हैं। आपका ये मानना है कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से इतना भिन्न है कि जो प्रदेश में जनता की आवाज है उसका आपसे कोई सरोकार नहीं। मेरा ये मानना है कि प्रदेश की जो जनता है वो इस चुनाव के माध्यम से एक संकेत दे रही है आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं एक धर्म भी होता है, कर्म भी होता है कि उस आवाज को सुने।
दिग्विजय जी उसको तवज्जो नहीं देना चाहते, उनकी अपनी धारणा है। क्यों नहीं सुन पा रही है कांग्रेस की सरकार जनता की लोकतंत्र में आवाज? चाहे वो पंचायत में एक व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से अपनी आवाज को सशक्त करता है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से सशक्त करता है, चाहे वो विधानसभा के माध्यम से सशक्त करता है, जनता अपने वोट के माध्यम से कुछ बोल रही है। अब कांग्रेस उसे ना सुनना चाहे, क्यों नहीं सुन पा रही दिग्विजय जी? रोष का स्तर जो देश भर में इस वक्त है वो ऐसा है कि जनता बहुत खफा है, इतनी खफा जनता देखे हुए बहुत वक्त हो गया। क्यों कांग्रेस की सरकार जनता की आवाज को, जनता की पीड़ा को सुन नहीं पा रही? राहुल जी, 2009 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से जितने विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट आज तक आए, 8 के बाद मैं नहीं कह सकता, उसमें अधिकांश में हमने भाजपा से सरकार छीनी है। केवल एक गोवा की सरकार बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी के पास गई है और गुजरात में इन्होंने रिटेन किया है। 4 राज्यों में हम लोगों ने भाजपा से राज छीना है। यदि एमएलएस की संख्या देख ली जाए असेंबलीज की, तो लगभग 110 असेंबलीज हम लोगों ने छीनी है बीजेपी से, और इन्होंने कम से कम 90 से ज्यादा असेंबलीज गंवाई हैं। आप जितना भी माहौल बनाएं, लेकिन नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद तक हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के निकट रह के जनता के हित के लिए बातचीत करें और उनके बीच में रह के अपना जो एजेंडा है उसको लागू कराने का प्रयास करें। अब ये तो निर्भर करता है जनता से कितना उसको स्वीकार करती नहीं करती है। एजेंडा आज तक का थीम है मिशन 2014, अगले साल के आम चुनावों की लड़ाई, और लग रहा है कि इस चुनाव से पहले साम दाम दंड भेद पार्टियां हर तरकीब अपनाने को तैयार बैठी हैं। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस मोदी को पॉलिटिकली नहीं हरा सकती, इस वजह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आपका आजकल बड़ा एक्टिव हो चला है, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? डर्टी ट्रिक्स से ना लड़िए ना, मैदान पे आके लड़िए, मोदी से लड़ना है तो। ऐसा है, पहली बात तो मोदी हमारे लिए फैक्टर नहीं है, भाजपा के लिए फैक्टर जरूर है, क्योंकि आज जो पार्टी कहती थी वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, संगठन हमारा मजबूत है, आज व्यक्तिवाद से पीड़ित है। छत्तीसगढ़ में वोट मांगे जाते हैं रमन सिंह के नाम से, मध्य प्रदेश में वोट मांगे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के नाम से, और गुजरात में वोट मांगे जाते हैं मोदी जी के नाम से। तो आज भाजपा की वो हालत हो गई है कि पार्टी घुटनों पर है और लीडर खड़ा हुआ है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का जिसमें परिवारवाद श्रेष्ठ है, आज वो एक ऐसे नेता पर या नेताओं पर, इन्होंने रमन सिंह जी की बात की, शिवराज सिंह चौहान जी की बात की, नरेंद्र भाई की बात की, ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है जो साधारण परिवारों में जन्मे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र में संघर्ष करके अपने काम के माध्यम से जनता के बीच में एक छवि बनाई है, एक विश्वसनीयता बनाई है। आज दिग्विजय जी इस मंच से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी खास परिवार में जन्मे हैं तो आपको अधिकार है कि आप एक पार्टी का नेतृत्व कर सकें, लेकिन अगर आप एक साधारण परिवार में जन्मे हैं और आपका एक संघर्ष रहा है, तब आपकी इतनी औकात नहीं कि आप नेता बने। पर ये क्यों होता है कि कांग्रेस को माना जाता है खास? राहुल जी, पहली बात तो ये है, आज का सब्जेक्ट कुछ और था, आप कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, फिर भी मैं उस पर आ जाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और पार्टी की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति पार्टी ही परिवार है ना। मैं स्मृति जी कभी इंटरफेयर लेडीज को तो करता नहीं हूँ, सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट अनशिवलरस। दूसरी बात मैं कह रहा था, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पार्टी का विचारधारा, पार्टी के जो एक संगठन, वो आज कहाँ है? ये आप पीड़ा अगर मुझसे पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने साइकिल पर चलकर चने खाकर जनसंघ को और भाजपा को स्थापित किया, उनसे पीड़ा पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। तो मोदी कहते हैं उन्होंने भी तो यही सब किया, साइकिल पे चढ़ के मेहनत करके। तो मोदी जी तो आज कहाँ है और वो लोग सब कहाँ हैं
जिन लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया पर है। आपने स्मृति के सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कि कांग्रेस खास लोगों की पार्टी, एक परिवार की पार्टी, और बीजेपी में अलग अलग लोग जो कि बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उन लोगों की पार्टी बनती नजर आ रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ खास लोगों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र की कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अधिकार है। केरला का एक चरवाहा का लड़का इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। और वो तो बीजेपी में बन सकते ना, आपकी पार्टी में क्यों नहीं? हमारे यहां भी बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने हैं, नरसिम्हा राव बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री बने हैं, और उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बड़े परिवार से जरूर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर फिर राजनीति में आए, जेल पार्टी गए। रही है कांग्रेस, इसी वजह से आजादी भी और देश को इसमें मिली, लेकिन मैं आज की कांग्रेस की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में, आज की- प्रजातंत्र में व्यक्ति किसी के पेट से पैदा नहीं होता है, लीडर किसी के पेट से पैदा नहीं होता है। पहले मतपेटी से पैदा होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पैदा नहीं, होता पर है। सुषमा स्वराज ने हाल में बयान दिया कि राहुल गांधी से 100 गुना तेज आप हैं, 100 गुना ज्यादा राजनीति आप जानते हैं, 100 गुना बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आप में है, पार्टी का लीडर तो आपको होना चाहिए था। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि वही प्रधानमंत्री बने अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं भाजपा सरकार में आए। भाजपा ही सरकार बनाएगी दिग्विजय जी, और हमने घोषित किया है सर्वसम्मति से कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन राहुल जी, आज कहना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एजेंडा आज तक में आऊंगी और स्वयं दिग्विजय सिंह जी से मैं उनके मुख से ये शब्दों को सुनूंगी कि एक चाय वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बोली बन आपने। सकता है। आपने बोला राजनीति मुझे लगता में- है मेरा आज यहाँ पर आना मेरे लिए फला है, एक कार्यकर्ता होने के नाते। क्यों नहीं, दो देखिए, चीजें आपने बोली। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि एक चरवाहे का लड़का राष्ट्रपति बन सकता है, तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है। लेकिन बात दूसरी मैं कह रहा था कि जो परिवारवाद की बात की इन्होंने, कि इस राजनीति में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति भी अछूत नहीं है। जिस व्यक्ति के प्रतिभा है, जिस व्यक्ति में क्षमता है, चाहे वो किसी परिवार के में पैदा हो या गरीब घराने में पैदा हो, सबको पास एक वोट है और सबको अपनी बात कहकर वहां पहुंचने का दिग्विजय, जब अधिकार से है। आप आए आपने दो चीजें कही। आपने कहा कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, हार शब्द उसमें था। आपने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो मैदान में अभी भी है, आप तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, आपका जो सब्जेक्ट था, हाँ, राजनीति और धर्मकाज, इस देश का मिजाज धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक मिजाज है जो सांप्रदायिक सद्भाव रख के आता। गंगा जमनी संस्कृति का स्वभाव है, और गंगा जमनी संस्कृति के प्रभाव जो हमारा स्वभाव है, वही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसीलिए मैं इस बात को हमेशा कह सकता हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं, इस देश को के मिजाज को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी तो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, सुषमा स्वराज एक्सेप्ट की जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इतिहास है, उनको एक्सेप्ट इस देश की जनता नहीं करेगी। मुझे लगता है यही तर्क इन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कई बार दिए। कुछ ऐसे ही मंचों से इन्होंने घोषणाएं भी की कि गुजरात में इनकी सरकार बनेगी, और गुजरात की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और भाजपा की सरकार एक बार फिर बनाई। और मुझे लगता है कि आज भी मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जनता का वोट बोलेगा, जनता का वोट विधानसभा के चुनाव में भी बोल रहा है दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश में भी बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बोल रहा है, दिल्ली में भी बोलेगा। और इसी जनता का जो मानना है, इनका जो नरेंद्र भाई के प्रति जो रुझान है, वो साफ दिखाई देगा 2014 के लोकसभा के चुनाव में। दिग्विजय जी, जैसे धर्म की आपने बात की, तो अब हमने हाल में देखा राहुल गांधी ने एक स्पीच दी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईएसआई जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम तबके में इसको लेकर बहुत नेगेटिव रिएक्शन हुआ। बोला कि इस तरह का बयान क्यों दिया। तो राजनीतिक पार्टियों पर आरोप ये लगता है कि वो धर्म का इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, बजाय इसके कि एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दें गवर्नेंस का। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है और इसमें बहुधर्म, बहुजात, बहुसंप्रदाय का ही हमारे देश के नागरिक हैं।
कोई एक धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी धर्मों का पालन जो विचारधारा करती है वही आगे बढ़ सकती है। जहां तक महात्मा गांधी की अगर बात देखें, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने, मैं आपको पूछता हूँ, राहुल गांधी आप जाते हैं महात्मा इसलिए गांधी, क्योंकि हमारे जो इस देश की को जो जिस व्यक्ति ने समझा है और जिस व्यक्ति ने इस देश के चरित्र को और स्वभाव को समझा है वो महात्मा गांधी ने समझा था। इस देश में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण। नहीं, महात्मा गांधी जी तो समझ गए, राहुल गांधी जी क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं तो वो पूछ रहा हूं आपसे। मैं राहुल गांधी जी का आपको बता रहा था इसी बात को लेकर कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम्स जब बंटवारा हुआ देश का, उस समय से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा और इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहे। इसी को भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें आज से नहीं है, 1857 के बाद से बड़ी एक्टिव रही हैं। चाहे सांप्रदायिक हिंदू हो चाहे सांप्रदायिक मुसलमान हो, इन दोनों ने मिलकर ही इस देश में दंगे और फसाद कराए हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों से लड़ाई लड़ी है, चाहे सांप्रदायिक हिंदू हो चाहे सांप्रदायिक मुसलमान हो। एक तरफ मुस्लिम लीग से हम लड़ते थे, दूसरी तरफ पर ये तो बयान है वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। ये वोट बैंक, ये नहीं, बयान है खौफ सुन पैदा लीजिए, करने। आप सुन लीजिए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं मत बुलाया करिए। सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान ही सांप्रदायिक अविश्वास और सांप्रदायिक दंगे करते हैं। और जितने भी जुडिशियल कमीशन आज तक हुए हैं कम्युनल राइट्स में, हर कम्युनल राइट के जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम राइट ही के अंदर इन शक्तियों ने दंगे कराए हैं। मुजफ्फरनगर की अब जब आप बात कर रहे हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने दंगा कराया, फसाद कराया, जिनको अक्यूज हैं, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी जी आगरा में करने गए, आगरा की रैली में किया और साथ के साथ आप ही के विधायक ने वो सारी एमएमएस क्लिप्स फॉरवर्ड की जिनको लेकर लोग वहां पे भड़के। अगर हमारे विधायक के ऊपर ये आरोप होता है तो कोर्ट इन आरोपों को खारिज नहीं करता। जो पैनल बना है उत्तर प्रदेश में वो इन आरोपों को खारिज नहीं करता। दिग्विजय सिंह जी ने अपने कथन में ये कहा कि मुस्लिम लीग से वो लड़े हैं। भाई साहब, मुस्लिम लीग के साथ तो आप केरल में सरकार चला रहे हैं इस वक्त। मैं आज पूछना चाहती हूँ ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है केरल में, जहां पर कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे सरकार चला रही है, जहां पर 14 जून को एक सर्कुलर लिखा जाता है, प्रोहिबिशन है हमारे देश में एक एक्ट के तहत कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह नहीं रचाया जाएगा, लेकिन एक सर्कुलर लिखा जाता है 14 जून को जिसमें कहा जाता है कि अगर 16-15 साल की लड़की का भी ब्याह रचाया जाता है, और हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं जानते हैं कि 15 साल की लड़कियों की शादी कराई जाती है, सऊदी अरब से लोग आते हैं, ऐसी लड़कियों का शोषण किया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन सर्कुलर किस एवज में सर्कुलर की बात करिए। एक सर्कुलर मैं भी आपको गिराना चाहूंगा। मैं आपको बात पूरा कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा कितना धर्मनिरपेक्ष है ये मुस्लिम लीग के साथ चल रही कांग्रेस की सरकार। वहां पर बाकायदा लिखा जाता है कि ऐसी शादियों को भी मंजूरी देनी चाहिए। कि ये है धर्मनिरपेक्षता कि एक 16 साल की बच्ची को आप कानून के दायरे से बाहर लाएं ताकि उसका शोषण हो सके। आपने अपनी बात रखी। एक सर्कुलर मैं भी आपको गिना दूं। भोपाल की रैली से पहले, जयपुर की रैली से पहले, दिल्ली की रैली से पहले हमने बीजेपी की माइनॉरिटी सेल का एक सर्कुलर देखा जिसमें कहा कि शेरवानी पहन के आइएगा, टोपी पहन के आइएगा जब मोदी की रैली होगी। अब ये सर्कुलर निकालना कैसे? ठीक है, आप भी तो जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रही है वो आरोप आप पे भी लगता है। आपको अधिकृत जवाब बीजेपी की तरफ से मिला था कि हमने ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ऑफिशियली। आप ही के लेटर हेड पे माइनॉरिटी सेल हमने लेटर हेड पे था ये सर्कुलर। राहुल जी, आपको ये अधिकृत जवाब मिला है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन सवालों का जवाब आपको मिल चुका है उन सवालों को आप दोबारा इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय जी आपके घेरे में आ रहे हैं, मैं नहीं आ रही। नहीं, देखिए तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हमने विधिवत इसका जवाब दिया है। आज मैं बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मेरा नाम स्मृति ईरानी है। आप में से कितने जानते हैं कि मैं किस धर्म का पालन करती हूं? मेरे संगठन ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं सुबह भगवत गीता पढ़ती हूं, कुरान पढ़ती हूं या फिर अवेस्ता पढ़ती हूं। तो मेरा आपसे मात्र इतना कहना है कि जिस धर्म ने भगवत गीता में ये उपदेश दिया कि स्वधर्मे निधेयम श्रेय, मतलब अपने धर्म में ही निधन हो, वो सबसे श्रेष्ठ है। आज उस धर्म को आप
इस धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में कम्युनल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोशिश तो आपने की, आप माने ना माने, ऑफिशियल डिनायल तो सरकार से 85 आते हैं, उसको कोई मानता थोड़ी है। जगह जगह कोशिश ये हुई। मैं दिग्विजय जी की राय जानना चाहूंगा, लेकिन मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव उस सवाल पे पूछता हूं कि अगर फर्ज कीजिए नरेंद्र मोदी कोशिश करें कि उनकी रैली में मुस्लिम समुदाय के लोग आएं और वो कोशिश करें कि वो मुस्लिम के सामने अपनी बात रखें, तो हर्ज क्या है? पहली बात तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरला की मुस्लिम लीग में फर्क है। जिन्ना की मुस्लिम लीग में कोई हिंदू सदस्य नहीं बनता था। इस केरला की मुस्लिम लीग में हिंदू भी मेंबर्स हैं। एक समय केरला की मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हिंदू हुआ करता था। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि इस देश में जब तक सभी को साथ लेकर नहीं चला जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सेक्युलरिज्म के मामले में सांप्रदायिक सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन अलग अलग की जाती है। हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा दी जाती है। हिंदुत्व का जो धर्म से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं तो स्मृति जी से पूछना चाहता हूं और इनके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूं कि आखिर भाजपा सेक्युलरिज्म का परिभाषा क्या है और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा जो आपने कही, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी और सब हिंदुस्तानी मानते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग की आपने मुझे परिभाषा कही है, जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरला के मुस्लिम लीग में क्या फर्क है, तो मैं आज आपसे एक नागरिक और एक नेता होने के नाते पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस सर्कुलर का खंडन करते हैं जो आजादी देता है एक 16 साल की बच्ची के शोषण का? इस सर्कुलर का जिसका आपने उल्लेख किया है, ये क्या केरला सरकार ने लिखा है जी, या किसी पार्टी ने लिखा है? सर्कुलर सरकारी है जी। आप अगर उसकी प्रतिलिपि दे दूंगा मैं पूछ लूंगा। मैं आपको प्रतिलिपि दे देती हूँ, लेकिन मैं अभी जो आपसे कह रही हूँ, अगर ऐसी संभावना है, आया था वैसा वहां से भी अगर ऐसी संभावना है, हमारा इस सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं। ये अधिकृत सर्कुलर है। मैं जैसे आपका अधिकृत था माइनॉरिटी कमीशन का, ये सरकारी सर्कुलर है। सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, ये सरकारी सर्कुलर है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसा सरकारी सर्कुलर 14 जून को निकला है तो क्या आप सरकारी सर्कुलर का खंडन करेंगे? मैं उसका विरोध करूंगा, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करूंगा। लेकिन आप जो मध्य प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए हैं उसके अंदर कई 18 साल से छोटी बच्चियों के विवाह भी हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, उस विषय में भी तहकीकात की गई है। आपसे आज पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप खंडन कर रहे हैं इस सर्कुलर का, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की बात आती है तो आप सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, लेकिन आज इस सेशन के बाद मैं भारत की संसद में जाने वाली हूँ। जिस राज्यसभा के द्वार से मैं अंदर जाऊंगी उसके ऊपर श्लोक लिखा है एक, क्या वो भगवा संसद है? आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कल हमने नौसेना दिवस मनाया, नौसेना का मोटो क्या है? शन्नो वरुणा। क्या वो भगवा नौसेना है? मेरा ये जिक्र करना, मेरा ये निवेदन मात्र इतना है कि जहां भी आपको कोई श्लोक नजर आए, जहां भी संस्कृति का कोई प्रतिबिंब नजर आए, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो आचरण में हो, आप उसको हमेशा कम्युनल क्यों कहते हैं? एक बात सुन लीजिए, भारत की सरकार में जब आजादी मिली सो सत्यमेव जयते भी हम ही लोगों ने नाम दिया था। और सुन लीजिए, आप ये कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते का निर्माण भी आपने नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों ने स्वीकार किया था। लेकिन मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं कि श्लोक से उद्भूत जितनी भी बातें हैं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए। आजादी के बाद कौन करता है? आप नहीं करते? आजादी के बाद 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई इस देश में। एक महात्मा गांधी की हत्या, दूसरा बाबरी मस्जिद का गिराना। दोनों सांप्रदायिकता के विचारधारा के कारण हुआ था और जिसने इस देश में कटुता बढ़ाई है। मैं दिग्विजय जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपको लगता है मानवता सबसे बड़ा धर्म है तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि 25 बच्चे ठंड के मारे मर गए कैंप में। आप वहां गए क्या भाई साहब उन परिवारों से मिलने? आपने क्या उन परिवारों को आश्वस्त किया
जो गोपालगढ़ में, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पुलिस मस्जिद में घुसकर लोगों पर गोलीबारी करती है, क्या वहां पर आपने जाकर न्याय की गुहार लगाई? क्या वहां पर आपने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जहां तक मुजफ्फरनगर में जो ठंड से बच्चे मरने वाली बात है, इस बारे में हम लोग चिंतित हैं। इस बारे में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी कहा है और केंद्र सरकार भी इसमें कार्रवाई कर रही है। जहां तक गोपालगढ़ का सवाल है, जिन अधिकारियों के मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, दोनों को निलंबित किया गया था, जुडिशियल कमीशन बैठाया गया था और उसमें जो भी दोषी व्यक्ति हुए उनको जेल भेजा गया। लेकिन मुख्यमंत्री को दोषी करार नहीं दिया आपने? बात इसमें जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है। अगर ऐसी बात है तो आप कम से कम फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में वो छेड़ना नहीं चाहता था, आप छेड़ना चाहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव ही इस देश का मिजाज है, गंगा जमनी संस्कृति इस देश का मिजाज है और जब तक सभी धर्म सभी के लोगों को साथ लेकर आप नहीं चलेंगे, इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और आज इसी बात भी नरेंद्र मोदी जी के भी भाषण आप सुन रहे हैं, उसमें बदलाव आने का दिख रहा है। वो भी अपनी वो कट्टरपंथी विचारधारा से धीरे धीरे अब अलग हो रहे हैं। अच्छी बात है ये। तो अच्छी, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि देर से सही अब उनकी अगर ये बात समझ में आ रही है कि इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा राज नहीं कर सकती, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात समझ में आ रही है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो अगर कट्टरपंथी विचारधारा साइड करते हुए वो एक मॉडरेट विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आपको लगता है कि वो कामयाब होगा? क्योंकि हाल में हमने कुछ मुस्लिम क्लेरिक्स को सुना जो कि पहली दफा कह रहे थे कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा करती है और बीजेपी और मोदी उतने खराब नहीं है जितने कि आप दिखाते हैं। राहुल जी, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा काम नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे अटल जी के रास्ते पे आने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं गरीबी हटाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं 370 का फिर से विचार होना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं उनको। लगता है कि नरेंद्र मोदी को दिग्विजय सिंह में एक नया फैन मिल गया है, काफी पसंद आने लग गए हैं आजकल आपको मोदी। मैं प्रसन्नचित्त हूं। दिग्विजय जी कौन सी साइड में है ये तो तय कर लीजिए। राहुल जी, आप तो घुटने टेक के एकदम आ रहे हैं। राहुल जी, एक बात सुन लीजिए। चाय वाला पीएम बन सकता है, मोदी इंक्लूसिव हो रहे हैं, समझिए तो सही हेडलाइन क्या अपने भाषणों में इंक्लूसिव हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कम से कम उनकी विचारधारा में परिवर्तन आने का जो कीड़ा है जो आ गया है दिमाग में, उसकी मैं बधाई देता हूं। लेकिन साथ में जिन लोगों के साथ 2002 के अंदर अत्याचार और अन्याय हुआ है, उनको रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट होना चाहिए। मैं एक सेकंड, ये रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात का मुझे आज उल्लेख करना है। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का जो विषय है, उसमें एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, इमाम है जामा मस्जिद के और साथ ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कांग्रेस के नेता हैं, इन सब ने खुद बैठकर तय किया कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कैसे होगा। इन सब ने बैठकर जो विचार किया, जितनी भी उसके ऊपर एक लिस्ट बनाकर जितनी भी कारण लिखे और कार्यशैली लिखी, उन सब पर अमल हुआ है। इसलिए जो लोग रिहैबिलिटेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि रिहैबिलिटेशन कैसे होगा। इसका निर्णय भी गुजरात में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ मिलकर लिया गया। दिग्विजय जी, मैं आपसे लेकिन हाँ, मैं प्रसन्न चित्त हूँ कि आज दिग्विजय सिंह जी के मुख से नरेंद्र भाई की इतनी तारीफ हो रही है। मुझे नहीं लगा था दिग्विजय जी, राहुल ने जब आपको आमंत्रित किया तो उसे आपसे इस बात की अपेक्षा होगी। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के मिजाज को अगर संघ भाजपा समझने लगी है कि इस देश में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, गरीबी हटाओ हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, इन सब चीजों को अगर वो समझना चाहती है और कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू गांधी की विचारधारा के पास अगर आ रहे हैं तो इसको हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी चीजें अब हाल में की हैं जिससे आप प्रभावित हुए, जब उनकी स्पीचेस अब बदल रही हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रहे जिससे कोई इंप्रेस हो? राहुल गांधी जी का अपना चुना हुआ रास्ता है और उन्हें अपने
सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलरिज्म के उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उनकी पैदाइश, उनके संस्कार में सेक्युलरिज्म है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, प्रो पुअर पॉलिटिक्स मुसलमानों को है। डराने की कोशिश की जाती है। आप गलत, इस बात को गलत कह रहे हैं, आपने उसको गलत समझा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक किसी भी उस परिवार जिसका सब कुछ लुट गया, जो मुजफ्फरनगर में घर द्वार छोड़ के चला आया, निर्दोष क्या हो गई, उनके बच्चों से कभी आपने बात करने की प्रयास किया है राहुल जी? उनके मन की, उनकी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास किया है? क्या उन पर बीत रही है? क्या उनके साथ हो रहा है? निर्दोष लोग जब जेल भेजे जाते हैं, उनकी आत्मा में क्या बिगड़ता है? उनका जीवन बिगड़ जाता है। 12-12, 13-13 साल बाद उनको वहां से निर्दोष बाहर निकलते हैं, उनका तो जीवन नष्ट हो गया। इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की है, इस देश में राज नहीं कर सकती। इस देश में वही राज करेगा जो सबको साथ लेकर जब चलेगा। सद्भावना मिशन होता मुझे है एक इसमें अहमदाबाद में, एक स्मृति, चीज मेरी मुझे बात, बोलनी मेरी बात, है इसमें। मेरे थोड़ा सा मुझे भी राहुल जी, थोड़ा मेरी सा बात बोलने सुनिए, थोड़ा सा। दीजिए। मैं एक जानता बात हूं मुझे आप सिर्फ टीवी के इतनी एंकर कहनी नहीं, है, सुनेंगे नहीं तो कैसे नहीं, होगा? इतनी बात कहनी है कि राहुल जी अगर पीड़ा से इतने प्रभावित होते हैं दिग्विजय जी, तो असम में कोकड़ाझार, धुबरी के इलाके में जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ने हिंदुस्तानियों को घरों से निकालकर घर जला दिए, 3,60,000 हिंदुस्तानी, ये मेरे शब्द नहीं है, सुशील कुमार शिंदे जी के शब्द हैं देश की संसद में, 3,60,000 हिंदुस्तानी तब कैंप में रहे। तब राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर प्रहार क्यों नहीं किया?